आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे, महफूज होंगे। आज कुछ बातों को लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। जिस तरह से इस संकट काल में कई समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हो गई हैं, उनका समग्रता में विश्लेषण करके कोई राह निकालने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाना होगा। इस समय सरकार के पास इतनी शक्तियां आ गई हैं और इतने सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस हो रहे हैं कि उसमें विपक्ष की भूमिका को लगभग नगण्य कर दिया गया है। कई ऐसे मामले हैं जिनकी ओर देश का ध्यान जाना चाहिए। विदेश नीति के मामले में भी हम कहीं न कहीं कमज़ोर पड़े हैं। लद्दाख के इलाके में चीन का जिस तरह से एग्रेशन हो रहा है, उसको कोई मामूली संकट नहीं मानना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी पार्टी का ये मशवरा है और हमारे राज्यसभा सांसद मनोज जी ने यह सुझाया है, और भी कई लाइक माइंडेड एमपीज़ ने, कि स्पेशल सरकमस्टांसेस को देखते हुए एक सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए। जहाँ तक दैहिक दूरी के ध्यान रखने की बात है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सेंट्रल हॉल में लोकसभा के सदस्यों को बिठाने की बात हो सकती है और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके बैठने का इंतज़ाम लोकसभा में किया जा सकता है। और ये हो सकता है अगर सच में सरकार सीरियस है इस बात को लेकर कि नहीं, सर्वसम्मति से, सदन की अनुमति से कोई चीज़ें चलें, तो देश हित में वो ज़्यादा बेहतर होगा और संसदीय प्रणाली का भी उसमें बखूबी ध्यान रखा जा सकेगा। एक ऐसे वक्त में जबकि कई फैसले अपेक्षा के अनुरूप ठीक नहीं साबित हुए सरकार के, और लगभग सभी फैसले सेंट्रलाइज्ड होते जा रहे हैं और सरकार के पास इतनी शक्ति आ गई है कि विपक्ष की भूमिका को लगभग नगण्य कर दिया गया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अमेरिका में आप देख लीजिए कि जिस तरह से रेस के आधार पर जान किसी की ले ली जाती है और वह मुल्क शर्मिंदगी से, उसका एक प्रिविलेज्ड स्ट्रेटा जो है सोसाइटी का, आत्मग्लानि से भरता है, पश्चाताप अपना दिखाता है। हमारे यहाँ हर साल इस तरह के केसेस बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं मन से, मिजाज से, तब तक कैसे बराबरी का जज्बा पैदा होगा? और जब तक ये नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए। एक मानवेतर प्रेम के लिहाज से भी जो लोग संवेदना जाहिर कर रहे हैं, एक फैमिली वे में गई हुई मादा हथनी के को मार दिए जाने क्रूरता के साथ, आहार के रूप में उसमें
एक तरह से विस्फोटक सामग्री थी और उसको खिला दिया गया। इस पर चिंतित होना निश्चित रूप से इंसानी संवेदना को दिखाता है। साथ ही हमारी चिंता अपने भाइयों बहनों के क्रूर ढंग से कत्ल पर भी उतनी ही होनी चाहिए। आपने देखा कि गोपालगंज में जिस तरह से पप्पू पांडे नाम के जदयू के विधायक ने एक ही परिवार के 3 लोगों का मर्डर कर दिया और उस पीड़ित परिवार से उन पर इल्ज़ाम है कि उन्हीं के लोगों के द्वारा ये सब अंजाम दिया गया है। उसके पहले भी कई संगीन धाराएं उन पर हैं। साथ ही और भी 2 लोग की हत्या हुई है। हमारा कहना है कि जिस भी जाति बिरादरी मजहब के लोग हों, इस तरह का जघन्य अपराध अगर कोई करता है तो कानून बगैर कोई भेदभाव किए हुए उसको सज़ा देने का काम करे। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी जी ने इस दौरान जिस तरह की सराहनीय भूमिका निभाई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का सदस्य हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग न सिर्फ इर्रिस्पॉन्सिबल ढंग से रिस्पोंड कर रहे थे, बल्कि बहुत वल्गर सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है लगातार चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब लोग बयान दे रहे थे कि हम घुसने नहीं देंगे, बिहार की सीमा में दाखिल नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। और अब जबकि वो डिजिटल रैली करने की बात कर रहे हैं 7 तारीख को, पहले 9 था, फिर उसको ये बदला है दबाव में। लेकिन हमारा कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए अगर सरकार कर सकती, जिस तरह से जब लॉकडाउन में दिल्ली में फंस गए, मालूम तो था नहीं किसी को कि कब क्या होगा, और यह सरकार तो अचानक से कोई फैसले दिमाग में कोई फितूर आया और कर दिया। तो वहाँ बैठकर भी लगातार अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर से सेंटर के मिनिस्टर से, पदाधिकारी से कोऑर्डिनेट करके तेजस्वी जी का ऑफिस और वो खुद लोगों को राहत पहुंचाने के काम में लगे हुए थे। ये हुआ डिजिटल युग में तकनीक का सदुपयोग लोगों की भलाई के लिए। लेकिन चुनाव आयोग का जो काम है, उसको अगर भाजपा के नेता अपने हाथ में ले लें और पहले से बयान जारी करने लगें कि यह चुनाव घर बैठे होगा, डिजिटल तकनीक से होगा, तो बड़ा शको शुबा पैदा होता है इन लोगों की मंशा पर। अभी तो चुनाव की बात भी दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। पहले तो जो लोग जिनकी जान सांसत में पड़ी हुई है उनको बचाने के काम में लगो भाई। और एक बयान इस बीच में कल ही, बल्कि जो मुंगेर के सांसद हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, नीतीश जी के करीबी सहयोगी रहे, ललन सिंह का बयान है कि तेजस्वी प्रसाद में लालू यादव का जीन्स आ गया है। ये किस तरह का बयान है? ये गाली गलौज की भाषा बोलेंगे। और अब तो लगता है कि कुछ लोग जो पहले बोलते थे कि एक बार बिहार भवन में नीतीश जी के साथ ललन सिंह गए थे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद जी से मिलने, और ललन सिंह ने जैसे ही अपने दर्प, अपनी बदज़बानी और अपनी बदतमीज़ी की नुमाइश की, लालू प्रसाद ने फटकारते हुए उनको अपने कमरे से बाहर कर दिया। लोग कहते हैं कि लालू जी को इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, ललन सिंह को सुधरने का एक मौका देना चाहिए था। लेकिन इस बयान से कि तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद का जीन्स आ गया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि यह आदमी इंसान बना ही नहीं है और अपने जातीय श्रेष्ठता का दंभ इस आदमी के अंदर से गया ही नहीं है।
यह देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, बावजूद इसके लोग इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आते। मतलब उनको पच ही नहीं पा रहा कि कोई मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का आदमी इस देश और इस सूबे की सियासत में एक अहम भूमिका न सिर्फ निभाया बल्कि लोगों के जनमानस पर आज तक वो बना हुआ है, इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे। ये उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं कि बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने और बरौनी रिफाइनरी में जब आग लग गई के तेल के रिसाव से गंगा में, तो बोला कि एक शूद्र जब इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा तो ये तो अशुभ होना ही था। ये बिहार विधानसभा के पटल पर ये बयान है विनोदानंद झा का। तो इस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। हम किसी के प्रति विद्वेष, नफरत, हिकारत पालना अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे खुद हम बीमार पड़ जाएंगे। हम तो प्रेम करना चाहते हैं। हम राजनीतिक विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। आपका बयान चूँकि मानव मर्यादा के प्रतिकूल है इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे थोड़ी नफरत है। आपकी उस प्रवृत्ति से, आपकी उस जहनियत से हमको लगता है कि बहुत ये लिजा किस्म का विचार है। अरे भाई, लालू प्रसाद जी के बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो लालू जी का जीन उनके अंदर नहीं होगा, लालू जी का जीन्स नहीं होगा, लालू जी की शैली उनमें नहीं होगी, लालू जी की गरिमा उनके अंदर नहीं होगी, लालू जी का पराक्रम नहीं होगा, लालू जी का जिस तरह से स्टैंड लेने का एक पॉलिटिकल वर्चू था या है, वो अगर उनके अंदर नहीं आएगा तब हम लोगों को चिंतित होना चाहिए। लालू प्रसाद जी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, यही तो फख्र की बात है एक एक पार्टी के नेता, एक एक कार्यकर्ता के लिए। जिस तरह से इस कोरोना के आड़ में लगातार बहुजन हितों पर हमला हो रहा, आपने देखा कि बेगूसराय के एक अति पिछड़ा बढ़ई समाज के नौजवान की हत्या हो गई। जो उसके पक्ष में आवाज़ उठाया है उसको किस तरह से मारा पीटा गया। तो ये कोई एक घटना नहीं है। मोकामा का जो टाल है बाढ़ के इलाके में, वहाँ दलित परिवार में एक आदमी की हत्या हो गई। लगातार हत्या बदस्तूर जारी है। हमारे खगड़िया ज़िले में एक सीपीएम के जो एमपी का चुनाव लड़े हुए आदमी थे, मुन्ना जी, जगदीश चंद्र बसु मुन्ना जी मुखिया थे, उनको मीटिंग से बाहर निकलते ही, इसी कोरोना से निपटने के लिए मीटिंग करे तो उनको मार दिया गया। तो रात दिन ये क्राइम इतना बढ़ गया है, अपराध। 2005 के आंकड़े उठाकर देख लीजिए जब राबड़ी जी ने सत्ता छोड़ी, और अभी देख लीजिए 2019 का किस कदर बढ़ोतरी हुई अपराध में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि फिर से एक बार बीजेपी अपना वही चाल चल रही है लोगों को बरगलाने का। और मोहन भागवत ने तो 2015 के चुनाव के पहले बयान दिया था, विधानसभा चुनाव के पहले, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अब तो आरक्षण का रहा सहा जो ढांचा था उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। मेडिकल की जो सीटें होती थी, एक तो नीट की परीक्षा जब से शुरू हुई, नीट के तर्ज पर, जिसमें कुछ स्टेट का कोटा रहेगा, स्टेट डोमिसाइल, और बाकी सेंटर में पूल कर लिया जाएगा। तो उसमें 3 साल के आंकड़े हैं कि 10,000 ओबीसी की जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में घाल मिल करके ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब तमिलनाडु से, जहाँ पर आरक्षण है इस देश में किसी भी सूबे से ज़्यादा उपेक्षित तबके के लिए 69% के आसपास, वहाँ जो है, वहाँ से अगर वहाँ रहने दिया जाता तो जो सीटें ओबीसी के पक्ष में जाती वो ख़त्म हो गई। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपके हक हुकूक पर हमले हो रहे हैं। तेजस्वी जी का बयान है, लालू जी का बयान है कि हम हर तरह से इसके खिलाफ लड़ेंगे
और जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन है उसने भी 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है सरकार को। तो आरक्षण की बात करने से ही लोग जो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, आरक्षण इसलिए नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेना चाहते। तो भाई हमारे अंदर योग्यता है, आरक्षण तो एडमिशन तक है, एडमिशन के बाद तो अपनी क्षमता, अपने अध्यवसाय, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत से ही उपाधि और ख्याति मिलती है। जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जो मरुआ का दोबर है साउथ के राज्यों में और भी ज़्यादा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहाँ एडमिशन लेते, उससे गुणवत्ता का ह्रास नहीं होता है। जो विशुद्ध पैसे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति जब तक हमारे समाज में रहेगी तब तक हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कामयाब नहीं होंगे। आज आप देखो कि जितना पब्लिक सेक्टर है उसको ध्वस्त किया गया, लेकिन वही काम आ रहा है, वही सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर्स। किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में वही महकमा, सरकारी विभाग हमारे काम आता। तो चिंता ये होनी चाहिए कि उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, उसको कैसे ठीक किया जा सके। लोग भूल जाते हैं अपने पुरखों द्वारा किए गए काम को। रुई तक नहीं होता था, डिटॉल तक नहीं मिलता था बिहार के हॉस्पिटल्स में। यही जगन्नाथ मिश्रा के समय लालू प्रसाद जब आए, अपने बेटे को भी गोद में लेकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाइन में लगे एक मुख्यमंत्री। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ये 7 यूनिवर्सिटी बनाने का जो आंकड़ा आप लोग पेश करते हैं वो तो ऐसे है, हवा में है वो आंकड़ा। मैं उस साथी को कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ एक हेडक्वार्टर बना दिया, लालू जी ने यही किया कि कुछ कॉलेजेस को काटा प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी से और एक नई यूनिवर्सिटी बना दिया, तो कौन बड़ा काम करते। अरे भैया, भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, कितना बड़ा इलाका आता था। अगर दुमका में उन्होंने एक अलग यूनिवर्सिटी बना दी सिधो कान्हू मुर्मू के नाम पर, अगर आरा में एक यूनिवर्सिटी बना दी, छपरा में बना दी, मधेपुरा में बना दी, पटना में बना दी राबड़ी देवी ने, हजारीबाग में बना दिया, तो इससे अगल बगल के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को पहले से खुले हुए सिर्फ कॉलेज में नहीं पढ़ने में सहूलियत हुई, या सिर्फ सर्टिफिकेट लाने के लिए वाइस चांसलर का ऑफिस खुल गया, DSW प्रॉक्टर का सिर्फ ऐसा नहीं, बल्कि उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट में PG के डिपार्टमेंट्स खुले, स्नातकोत्तर विभाग सारे विषयों में खुला। तो जो लोग को गोड्डा से, साहेबगंज से भागलपुर आना पड़ता था और सीटें सीमित थीं, अलग यूनिवर्सिटी खुल जाने से सारे विभाग में PG में भी सीटें बढ़ गईं। तो ये कम बड़ी बात थी। और सिर्फ इसी बात के लिए बिहार की इस दंपति को नहीं याद किया जाएगा कि इन्होंने 7 विश्वविद्यालय खोले, बल्कि इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि इन्होंने, लालू जी ने 8 नए ज़िले और राबड़ी जी ने 1 नया ज़िला बनाया। लालू जी द्वारा जो बनाए गए ज़िले थे उसमें जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बांका 4, आपको कैमूर 5, सुपौल 6, शिवहर 7, यानी जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, कैमूर, बक्सर, शिवहर, बांका, सुपौल, और राबड़ी जी ने 1 नया ज़िला बनाया अरवल, यानी कि 9 ज़िले। यानी कि बिहार के 38 ज़िलों में तकरीबन 1/4 ज़िले इन दोनों के द्वारा बनाए गए। और मैं बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। मुंगेर ज़िला अभी के 6 ज़िले मिलाकर 1 ज़िला हुआ करता था,
हालांकि पहले ही बेगूसराय और खगड़िया अलग हो गया था। तो जो कासिम का किला था, मुंगेर का किला जिसको बोलते, उसी में ज़िला हेडक्वार्टर हुआ करता। और जो आदमी अलौली का होगा, मानसी का होगा, परबत्ता का होगा, चौथम का होगा, या उधर सुदूर शेखपुरा के किसी गांव का होगा, लखीसराय, जमुई, इन सब जगहों का, वो सुबह सुबह भिनसरवा में सत्तू, प्याज, नमक, मिर्च अपने गमछा में बांधता था। और कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, कोई केस का काम है, और वो बेचारा स्टीमर पर, जैसे खगड़िया का तो आदमी जो है वो स्टीमर पर चढ़ता नाव पर, फिर वहाँ से जाता मुंगेर। और एक बार सुबह इतनी भीड़ मुंगेर में कि उस किले में दाखिल होना मुश्किल काम था। माने आप किले में अगर इन कर गए तो फिर निकलना उतना ही दुरूह काम था। और जिस रोज़ आप गए हैं मुंगेर अपना काम कराने, उस रोज़ वापस आ पाना वहाँ से मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। तो इतने छोटे छोटे ज़िले जो उन्होंने बनाए, उसके पीछे यही मकसद था कि लोगों को उनके ज़िले में ही काम मिल जाए, फाइल का निष्पादन आसानी से हो सके, सीधे उनको किसी बाबू साहब के यहाँ जाने के लिए दर चक्कर ना लगाना पड़े उतने दूर से। तो इन सब चीज़ों को, सबसे ज़्यादा सब डिवीज़न भी 101 सब डिवीज़न जो बिहार का है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों ने बनाए। आपको बताऊं कि रोसड़ा जो है आपको ज़िला बनते बनते रह गया राबड़ी जी के समय में, सारा कागज़ पत्र तैयार। तो तेजस्वी जी ने ये वादा किया है बेरोजगारी हटाओ यात्रा के दौरान, वो कह रहे थे कि इसको हम सत्ता में आने के साथ इसको ज़िला बनाएंगे, रोसड़ा जो समस्तीपुर का इलाका है। और शेर घाटी में भी उन्होंने कहा कि इसको भी ज़िला बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल ब्लॉक भी लालू प्रसाद और राबड़ी जी ने बनाए। सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल भी इन्हीं दोनों ने खोले। तो इतिहास को तोड़ मरोड़ देने से किन्हीं के योगदान को कम नहीं कर दिया जाएगा। आज सवाल है कि जो कोसी का इलाका है, एक समय जो प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ की विभीषिका, उसमें कोसी तबाह हो गया था। उसके पुनर्वास के लिए, उन लोगों के त्राण के लिए लालू प्रसाद ने रेलवे को बिना कोई किराया लिए हुए इन लोगों की सेवा में लगा दिया। मनमोहन सिंह जी सोनिया जी को लेकर आए, दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया, वहाँ से पैकेज दिलवाया। आज रेलवे विभाग जो है वो किस तरह से उसको बना दिया गया है। इस पीयूष गोयल ने, इनके पहले जो मंत्री थे उन्होंने, सुरेश प्रभु ने, वगैरह वगैरह, इन सब लोगों ने मिलकर दोहन किया। और ये लोग चाहते हैं कि जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का बुरा हाल किया, उसी तरह से रेलवे का भी कचूमर निकाल कर रख दें। बहुत सारे स्टेशन तो इन्होंने बेच ही दिए हैं, रख रखाव के नाम पर उद्योगपतियों को दिए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हम नहीं बचा पाए तो देश में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का कोई अवशेष नहीं रह जाएगा हमारे सामने। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी बातों को उठाते रहें। और आखिर में मैं एक बात आपसे कहूं कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं ऐसे समय में, अरे भैया, जब संकट हो तो राजनीति और किया जाना चाहिए। राजनीति 24 घंटे का अफेयर है। ऐसा नहीं कि शौकिया, कभी मन में आया तो किए, कभी मन में नहीं आया तो नहीं किए। ये कोई लेखन का काम नहीं है कि मूड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। फुल टाइम अफेयर है पॉलिटिक्स। और ऐसा मत कहे कि राजनीति का वक्त नहीं है। तो कौन सा वक्त होगा जब राजनीति पाक हो जाएगी? राजनीति क्या इतनी गंदी और बुरी चीज़ है कि उसको नहीं किया जाना चाहिए? तो इस तरह के, हाँ, घटिया लोग चूँकि सियासत में आ जाते हैं तो वो घटियापन सियासत पर तारी होने लगता है, इसलिए गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। तो हम आपसे यही विनती करेंगे कि बिहार में जिस तरह से कुचक्र रचा जा रहा है, अपराध का वातावरण तैयार किया जा रहा है, सत्ताधारी दल एक तो मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं, सुशील मोदी या बेशर्मी का मुजाहिरा पेश करते, और दूसरे नीतीश कुमार जी जो लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री हैं
और सत्ता में वो 2 चुनाव हारने के बाद विधानसभा का 77 और 80 85 में जीते। और लोग कहते हैं कि ये भी अद्भुत वाकया ही उनके साथ है कि जमानत जब्त हो गई थी फिर भी उनकी जीत हो गई। माने बाकी लोगों को थोड़ा 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 वोट आया, वोट का बंटवारा हो गया, वो जीत गए। और उसके बाद 89 से लेकर आज तक वो जीतते रहे। सिर्फ 4 में 2 जगह चुनाव लड़े, नालंदा और बाढ़, तो एक जगह वो विजय कृष्ण से हार गए। मतलब 89 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं, 90 में मंत्री परिषद के विस्तार में राज्य मंत्री बनते हैं, कृषि राज्य मंत्री। 93 में वो जनता दल के उपनेता होते हैं लोकसभा में। फिर 94 में राह अलग करते हैं लालू जी से। 95 में ज़रूर शिकस्त खाते हैं समता पार्टी के नेता के रूप में बिहार विधानसभा में, लेकिन फिर 96 में एमपी हो जाते। और 98 से तो लगातार 2004 तक वो मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, और फिर 5 से मुख्यमंत्री। तो लगातार सत्ता में रहने के बाद जो आदमी मुंह ही ना खोले और लोगों के दुख दर्द का मजाक उड़ाए, वैसे लोगों को एक स्पष्ट संदेश देने की ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग चुनाव को लेकर किस तरह का तिकड़म और कुचक्र रचेंगे, लेकिन ये डिजिटल रैली, चुनाव आयोग से पहले सुशील मोदी का बयान आ जाना, इन सबको गंभीरता से लीजिए। और जो पलायन का दंश झेल रहे लोग हैं, खगड़िया से तेलंगाना भेज दिया मज़दूरों को उल्टी दिशा में, इस तरह के लोगों की ज़्यादती आगे ना हो सके, इसके लिए भी एक न्यायप्रिय, एक सामाजिक न्याय के साथ साथ लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले, पर्यावरण को लेकर भी सजगता से काम करने वाले और आर्थिक एजेंडे को ठोस रूप से पेश करके लोगों की बदहाली और तंगहाली को दूर करने के लिए जो नेता कृत संकल्प हैं, वैसे युवा और जोशो जुनून से भरे एक इमेजिनेशन और विज़न जिनके पास है, वैसे ताज़ा और बहुत परिपक्व ढंग से बदले हालात में चीज़ों का समाधान निकालने का जिनके पास एक नज़रिया हो, वैसे तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ सके। इसके लिए आप सब लोग संजीदगी से विचार करें और किसी तरह के इन लोगों के मैनिपुलेशन में ना आएँ। यह भी जिम्मेदारी हम सब निभा सकें कि अपने लोगों को मिस इन्फॉर्म होने से बचा सकें, उन तक सही सूचनाएं पहुंचा सकें। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स अभी सरकार का माउथपीस बने हुए हैं और बिहार में तो जो कुकुरमुत्ते की तरह वेबसाइट्स वगैरह सब फैले हुए हैं, वहाँ तो आपके बारे में जो न्यूज़ दिखाया जाता, जो बताया जाता, वो इस तरह से कि माने उसकी सच्चाई इतनी कड़वी है कि जो भी नेता वेबसाइट को कोई फंडिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दिन भर कुछ से कुछ दिखाए जा रहे। तो इन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। राबड़ी जी ने जिस तरह से दरभंगा की उस ज्योति से बात की, उनके पढ़ाई लिखाई या बाकी जो भी आगे ज़रूरत उनकी है उसको पूरा करने की तत्परता और संजीदगी दिखाई, ये सब अच्छी बात है। ऐसे संकट में कोई भी इस तरह की पहल करे, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। या फिर जो एक छोटा मासूम जो है वो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर वो जिस तरह से अपनी माँ को खो चुका है और उस बच्चे को नहीं पता है कि वो जा चुकी है, वो जो हृदय विदारक दृश्य है, उस परिवार से कटिहार में बात करना, वहाँ के एमएलए नीरज जी को भेजकर उनकी सुधि लेना, जो कुछ मदद दी जा सकती है, राशि उपलब्ध कराना जो आगे उसकी पढ़ाई लिखाई में काम आ सके, ये सब काम नेता प्रतिपक्ष ने किया है। अपने सीमित दायरे में जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम लोग इस देश को, इस समाज को, इस मुल्क को गढ़ने के लिए जाति की दीवार को ढाकर
जमात की बात करें और सबका हित हो सके, इस तरह की सोच के साथ हम आगे बढ़ सकें, समाज में कटुता ना हो। किन्हीं के मन में अगर एहसास बढ़तरी है तो एक डायलॉग के ज़रिए उनसे कह सकें हम लोग कि मानव धर्म का निर्वाह सब मिलजुल कर करें, तो समाज की खूबसूरती भी बढ़ेगी और देश की सियासत को भी एक नया रास्ता मिलेगा। बहुत शुक्रिया।